उम्म, सोचिए कि आपके मतलब हमारे सामने एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक दस्तावेज रखा है। हुँ। उसका शीर्षक है राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन, पन्ना नंबर 55 से लेकर 68 तक। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही हम इस फाइल को खोलेंगे, इसमें रियासतों के विद्रोह या प्रजामंडल की संघर्षपूर्ण कहानियां होंगी, ब्रिटिश राज के खिलाफ हुई बगावतों की वीर गाथाएं होंगी। बिल्कुल, नाम से तो यही लगता है कि कोई ऐतिहासिक खजाना है। हाँ, लेकिन जब हम इस दस्तावेज का पन्ना 61 खोलते हैं, तो वहां कोई कहानी नहीं मिलती, अच्छा। कोई तारीख नहीं है, कोई नाम या घटना का जिक्र तक नहीं है। वहां सिर्फ एक अजीब सा बिल्कुल समझ से बाहर का एक शब्द लिखा है, LKXJ। वाक़ई ये स्थिति किसी भी शोधकर्ता या इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले इंसान के लिए बहुत ही हैरान करने वाली हैं। मतलब एक तरफ इतना भारी भरकम और गंभीर शीर्षक है, और और दूसरी तरफ डेटा के नाम पर सिर्फ एक निरर्थक शब्द। जी, एक बिल्कुल बेमतलब का शब्द। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे पास बस यही एक रहस्यमयी स्रोत है। एक एक पीडीएफ फाइल का अंश जिसका नाम है राज स्वतंत्रता आंदोलन, ब्रैकेट में एक डैश 55 से 68 .pdf। हुँ। और इस पूरी फाइल में से हमारे पास जो जानकारी बची है वो है सिर्फ पन्ना 61, और वो अजीबोगरीब कोड LKJE। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर एक ऐतिहासिक दस्तावेज इस अर्थहीन शब्द में कैसे बदल गया। और ये भी कि ये हमारी आज की इस डिजिटल दुनिया के बारे में क्या-क्या खौफनाक सच बयान करता है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो इस शीर्षक का अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? हाँ, राज स्वतंत्रता आंदोलन यानी राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन भारत का क्षेत्रीय इतिहास, विशेषकर राजस्थान का इतिहास, जहां रियासतों और ब्रिटिश हुकूमत के बीच एक बहुत ही जटिल राजनीतिक समीकरण था। उसे सहेजना कोई आसान काम नहीं है। मतलब किसी ने बहुत मेहनत की होगी। बिल्कुल। किसी ने बहुत ही गंभीर इरादे के साथ उन पुराने, शायद जर्जर हो चुके पन्नों को उठाया होगा, उन्हें स्कैनर के नीचे रखा होगा और फिर उन्हें एक पीडीएफ फाइल में तब्दील किया होगा। ये इतिहास को डिजिटल रूप में सहेजने का एक बड़ा प्रयास था। हाँ, आर्काइव या अभिलेखागारों में ऐसा ही होता है। मतलब वहाँ फाइलों का अंबार लगा होता है, और कोई व्यक्ति बस उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा होता है। सही बात है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास पन्ना 55 से लेकर 60 तक का कोई अता पता नहीं है। 62 से 68 भी गायब है। हमारे सामने सिर्फ पन्ना 61 है। जब मैं इस पूरी स्थिति को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है जैसे हमें कोई कोई ऐतिहासिक खजाना मिला हो, लेकिन जब हमने संदूक का ताला तोड़ा, तो अंदर सोना नहीं, बल्कि एक ऐसी पुरानी पर्ची मिली जिसे कोई पढ़ ही नहीं सकता। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। और ये विरोधाभास हमें इतिहास के दस्तावेजीकरण की वास्तविकता दिखाता है। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ डिजिटल कर दी गई है तो वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। हाँ, हमें लगता है कि अब तो इंटरनेट पर है तो अमर हो गई। बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि जानकारी को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाने की प्रक्रिया, यानी कि भौतिक कागज से डिजिटल स्क्रीन तक का जो सफ़र है, वो कितना नाजुक होता है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इस शब्द एलकेजी को देखा, तो मेरे दिमाग ने अपने आप ही एक जासूसी थ्रिलर बुनना शुरू कर दिया। अरे वाह! कैसे? मतलब मैंने सोचा कि भाई स्वतंत्रता संग्राम का समय था, तो शायद पन्ना 61 पर विद्रोहियों का कोई गुप्त संदेश हो। ओह, कोई इंक्रिप्शन या साइफर। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी क्रांतिकारी ने हथियारों के ठिकाने को छिपाने के लिए इस कोड का इस्तेमाल किया हो? हम्म। लेकिन मुझे पता है कि मैं शायद सिर्फ एक रोमांटिक इतिहास से कल्पना कर रहा हूँ। मतलब वास्तविकता शायद बहुत ही बोरिंग और तकनीकी है ना? देखिए, जासूसी थ्रिलर वाली बात सोचने में बहुत बहुत आकर्षक लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जहां गुप्त संधियों या आंदोलनों के लिए कोड वर्ड इस्तेमाल किए गए। हाँ, बिल्कुल हुए। लेकिन जब हम पुराने आर्काइव के डिजिटलीकरण की बात करते हैं ना, तो असली विलन कोई ब्रिटिश जासूस या खबरी नहीं होता। अच्छा, तो फिर कौन है ये विलन? अक्सर असली विलन एक पुराना सॉफ्टवेयर या एक बेमेल तकनीक होती है। तो आप कह रही हैं कि ये कोई गुप्त कोड नहीं है? फिर आखिर ये LKXJY आया कहाँ से? मतलब किसी इंसान ने बैठकर टाइपिंग की इतनी अजीब गलती तो नहीं की होगी कि अचानक से LKXJY लिख दे? नहीं नहीं, ये किसी इंसान की टाइपिंग की गलती बिल्कुल नहीं है।
ये असल में एक मशीन की गलती है, जिसे हम OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की विफलता कह सकते हैं। OCR, हाँ, जो इमेज से टेक्स्ट निकालता है। बिल्कुल। जब हम किसी पुरानी किताब या दस्तावेज को स्कैन करते हैं, तो कंप्यूटर के लिए वो सिर्फ एक तस्वीर या इमेज होती है। वो उस तस्वीर में लिखे शब्दों को सीधे टेक्स्ट के रूप में नहीं समझता। हाँ, तस्वीर में तो सिर्फ आकार या आकृतियां होती हैं। उसे एडिटेबल टेक्स्ट बनाने के लिए तो OCR का इस्तेमाल होता है ना? एकदम सही। OCR उस तस्वीर का विश्लेषण करता है और अक्षरों की पहचान करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वो दस्तावेज हिंदी या देवनागरी लिपि में हो। अच्छा। और उसे डिजिटल करने वाला सिस्टम पुराने मानकों पर आधारित हो। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय में जब भारत में यूनिकोड स्टैंडर्ड पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। यूनिकोड, मैं समझ रहा हूं, लेकिन श्रोताओं के लिए थोड़ा और स्पष्ट करें, यूनिकोड से पहले क्या होता था? तो यूनिकोड से पहले कंप्यूटर मूल रूप से सिर्फ अंग्रेजी भाषा और उसके कैरेक्टर्स को समझने के लिए बनाए गए थे। अच्छा। इसलिए भारतीय भाषाओं में टाइप करने के लिए डेवलपर्स ने एक तरह का जुगाड़ निकाला। उन्होंने कृतिदेव या चाणक्य जैसे फॉन्ट बनाए। हाँ, कृतिदेव तो बहुत मशहूर है, टाइपिंग वाले बहुत इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। लेकिन तकनीकी रूप से ये कोई नई भाषा नहीं थे, बल्कि ये अंग्रेजी के कीबोर्ड पर एक विजुअल मास्क या आवरण की तरह काम करते थे। रुकिए, विजुअल मास्क मतलब मशीन अंदर से अंग्रेजी ही पढ़ रही होती थी, बस स्क्रीन पर वो हमें हिंदी दिखती थी। ठीक यही बात है। अगर आप कीबोर्ड पर अंग्रेजी का के बटन दबाते हैं, तो मशीन उसे के ही मानती है। लेकिन कृतिदेव फॉन्ट उस के की आकृति को बदलकर स्क्रीन पर हिंदी का क दिखा देता है। वाकई, ये बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब है कि वो फाइल असल में कभी हिंदी में थी ही नहीं। वो सिर्फ अंग्रेजी अक्षरों का एक ऐसा समूह थी जिसे देखने के लिए एक खास तरह के चश्मे या फॉन्ट की जरूरत थी। हाँ बिल्कुल, आप उस फॉन्ट को एक डिकोडर रिंग या खास चश्मा कह सकते हैं। अब वापस आते हैं हमारे राज्य स्वतंत्रता आंदोलन दस्तावेज पर। जी। जब इस दस्तावेज को स्कैन किया गया और उस पे OCR चलाया गया, तो स्कैनर ने पन्ने पर छपी हुई आकृतियों को देखा। उसने देखा कि यहाँ कुछ लिखा है, लेकिन अगर उस स्कैनिंग सिस्टम के पास वो पुराना कृतिदेव फॉन्ट डिकोड करने की क्षमता नहीं थी, या शायद OCR सिर्फ अंग्रेजी भाषा के लिए सेट था। बिल्कुल। तो उसने क्या किया, उसने उन देवनागरी आकृतियों को जबरदस्ती अंग्रेजी के अक्षरों से मिलाने की कोशिश की। ओहो, अब कड़ियां जुड़ रही हैं। मतलब स्कैनर ने किसी हिंदी के शब्द को देखा, लेकिन उसके पास उसे समझने की भाषा ही नहीं थी। तो उसने उस आकार से मिलता जुलता जो भी अंग्रेजी अक्षर उसे लगा, वो वहां चिपका दिया। और उसका परिणाम ही ये बेतरतीब अंग्रेजी वर्णमाला का समूह है, जिसे हम LKXJA के रूप में देख रहे हैं। ये सिर्फ एक मशीन का भ्रम है। वाकई, मशीन का भ्रम। हाँ। कंप्यूटर ने वही किया जो उसे प्रोग्राम किया गया था। उसने आकृतियों को पढ़ा और उन्हें स्टैंडर्ड अंग्रेजी कैरेक्टर्स में बदल दिया, बिना ये जाने कि मूल शब्द का अर्थ क्या था। ये तो ऐसा है जैसे मैंने किसी वीडियो फाइल को गलती से किसी टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड में खोल लिया हो। अरे हाँ, बिल्कुल वैसा ही। डेटा वही रहता है, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम उसे पढ़ने का सही तरीका नहीं जानता, इसलिए स्क्रीन पर सिर्फ अजीबोगरीब सिंबल्स और कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं। मशीन उसे प्रोसेस कर रही है, लेकिन पूरी तरह से गलत संदर्भ में। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। यहाँ जो हुआ है वो जानकारी का नुकसान नहीं है, बल्कि जानकारी के अनुवाद या इनकोडिंग का पूरी तरह से टूट जाना है। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है। जी, पूछिए। सिर्फ पन्ना 61 ही क्यों? हमारे स्रोत में स्पष्ट रूप से 55 से 68 का जिक्र है, तो क्या बाकी पन्नों के साथ भी यही हुआ होगा, या पन्ना 61 में कुछ खास था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आर्काइविंग की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक विशिष्ट पन्ने पर कोई भौतिक समस्या हो। भौतिक समस्या मतलब फिजिकल डैमेज? हाँ, हो सकता है कि मूल दस्तावेज के पन्ना 61 पर स्याही फैल गई हो, पन्ना मुड़ दिया हो, या स्कैन करते समय उस पन्ने पर रोशनी कम पड़ी हो, या शायद उस पन्ने पर कोई दाग हो जिसने OCR सॉफ्टवेयर को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया हो। संभव है। जब मूल भौतिक दस्तावेज में कोई खराबी होती है, तो OCR तकनीक और भी बुरी तरह लड़खड़ा जाती है। उस विशेष पन्ने पर डिजिटल करप्शन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और जो भी ऐतिहासिक विवरण वहां लिखा था, वो हमेशा के लिए इस अर्थहीन कोड में तब्दील हो गया।
ये पूरी चर्चा मुझे एक बहुत ही बेचैन करने वाली दिशा में ले जा रही है। वो कैसे? मतलब हम सब, पूरी दुनिया इस समय गलतफहमी में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमने अपनी दुनिया को डिजिटल कर लिया है, तो अब हमारा इतिहास, हमारी जानकारी हमेशा के लिए अमर हो गई है। हम सोचते हैं कि जो कुछ क्लाउड सर्वर पर चला गया वो सुरक्षित है। लेकिन पन्ना 61 की ये घटना तो ये बता रही है कि डिजिटल डेटा शायद कागज से भी ज्यादा अस्थिर है। यही वो बिंदु है जहां हमें फॉर्मेट ऑब्सोलेसेंस और लिंक फ्रॉड जैसी तकनीकी वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। हाँ। डिजिटल संरक्षण में काम करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा दुस्वप्न है। एक मिनट, आपने फॉर्मेट ऑब्सोलेसेंस कहा, इसका क्या मतलब है? मतलब अगर मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है तो वो हमेशा एक पीडीएफ ही रहेगी, है ना? वो खराब कैसे हो सकती है? कागज को तो दिमक खा सकती है, आग लग सकती है, लेकिन एक डिजिटल फाइल कैसे सड़ सकती है? यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक पीडीएफ या कोई भी डिजिटल फाइल अपने आप में कोई ठोस वस्तु नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ निर्देशों का एक सेट है, बाइनरी कोड है, 0 और 1 का क्रम। इसे पढ़ने के लिए, इसे वापस इंसान के समझने लायक रूप में लाने के लिए आपको एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है। इकोसिस्टम से आपका मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से है? बिल्कुल, आपको हार्डवेयर चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और वो विशिष्ट सॉफ्टवेयर चाहिए जो उन निर्देशों को पढ़ सके। अच्छा, तो अगर वो इकोसिस्टम टूट जाए तो फाइल बेकार हो जाएगी? जी, सोचिए उन फ्लॉपी डिस्क्स के बारे में जो 90 के दशक में हर जगह थी। ओहो, फ्लॉपी डिस्क, क्या दिन थे वो। हाँ, लोगों ने अपना सारा महत्वपूर्ण डेटा उन पर सेव किया था, ये सोचकर कि ये हमेशा सुरक्षित रहेगा। आज अगर आपको एक पुरानी फ्लॉपी डिस्क मिल जाए, तो क्या आपके लैपटॉप में उसे लगाने की कोई जगह है? बिल्कुल नहीं, आज के लैपटॉप्स में तो सीडी ड्राइव भी नहीं होती। और अगर मैं किसी तरह से डिस्क ड्राइव का जुगाड़ भी कर लूं, तो शायद मेरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम उस पुराने फाइल फॉर्मेट को पहचान ही ना पाए। समझ गया। यही फॉर्मेट ऑब्सोलेसेंस है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इतनी तेजी से बदलते हैं कि आज का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आने वाले 20 या 30 सालों में पूरी तरह से कबाड़ बन सकता है। वाकई ये तो बहुत डरावना है। मशीन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक डिजिटल फाइल बिना सही डिकोडर और मशीन के पूरी तरह से अंधी है। और जैसा कि हमने एल्किक्स जे के मामले में देखा, अगर सही फॉन्ट डिकोडर नहीं है तो जानकारी कचरे में बदल जाती है। और ये लिंक रॉट क्या है? क्या ये भी इसी से जुड़ा है? हाँ, लिंक रॉट इंटरनेट की दुनिया का एक और बड़ा सच है। हम जानकारी को सर्वर्स पर स्टोर करते हैं और उनके लिंक बना देते हैं, लेकिन सर्वर्स डाउन होते हैं, वेबसाइट्स बंद हो जाती हैं, डोमेन नाम एक्सपायर हो जाते हैं। हाँ, कई बार पुराने लिंक्स पर क्लिक करो तो पेज नॉट फाउंड आता है। बिल्कुल, जो वेब पेज आज आपको किसी महत्वपूर्ण शोध के लिए मिल रहा है, हो सकता है 5 साल बाद उस लिंक पर क्लिक करने पर सिर्फ 404 एरर, पेज नॉट फाउंड दिखाई दे। डिजिटल दुनिया का कोई स्थायी पता नहीं होता। ये सब सुनकर लगता है कि हम अपनी यादों को और अपने इतिहास को सहेजने के लिए जिन मशीनों पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं, वही मशीनें उन्हें सबसे तेजी से मिटा भी सकती है। यही कारण है कि संरक्षण या प्रिजर्वेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार स्कैन का बटन दबाकर भूल सकें। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेटा को बार बार नए फॉर्मेट्स में माइग्रेट करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप और आलोचनात्मक सोच की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई संस्था आर्काइव बना रही है तो उसे सिर्फ फाइलों का अंबार नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। संग्रह करना और क्यूरेट करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब एक मशीन हजारों पन्नों को स्कैन कर रही होती है, तो बीच बीच में किसी इंसान को ये जांचना चाहिए कि ओसीआर सही काम कर रहा है या नहीं। मतलब कोई चेक करने वाला होना चाहिए। हाँ, क्या वो एलकेजे जैसा कोई निरर्थक शब्द तो नहीं बना रहा? क्या संदर्भ बरकरार है? तकनीक सिर्फ एक टूल है, वो जानकारी को प्रोसेस कर सकती है, लेकिन उसे अर्थ देने का काम सिर्फ इंसान कर सकता है। अगर हम ब्राज स्वतंत्रता आंदोलन पर वापस लौटें, तो ये बात सच में दिल को कचोटती है। मतलब ये कोई आम फाइल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसमें उन लोगों के संघर्ष का जिक्र था जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि आज हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले सकें। उनके बलिदान, उनकी योजनाएं, उनके नाम
अगर ये सब सिर्फ इसलिए खो जाएं क्योंकि किसी सॉफ्टवेयर के पास सही फॉन्ट नहीं था, तो ये इतिहास के साथ कितना बड़ा अन्याय होगा। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। ये हमें सिखाता है कि जब हम तकनीक के भरोसे बैठ जाते हैं तो हम सिर्फ डेटा नहीं खोते, हम अपनी कहानियां, अपना अस्तित्व खो देते हैं। एलकेजे हमें चेतावनी दे रहा है कि डिजिटल आर्काइव्स की चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ा खालीपन हो सकता है। वाकई, तो आज की इस चर्चा में हमने एक बहुत ही अप्रत्याशित सफर तय किया। हमने शुरुआत की थी एक फाइल से जिसका नाम ऐतिहासिक महत्व से भरा हुआ था, राज स्वतंत्रता आंदोलन (1-55 से 68). हमें उम्मीद थी कि हम राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ नया जानेंगे। लेकिन हमें सामना करना पड़ा पन्ना 61 के उस अजीबोगरीब शब्द LKJEA का। हाँ, हमने सोचा कि शायद ये कोई जासूसी कोड हो, लेकिन फिर हमने समझा कि ये दरअसल OCR तकनीक और पुराने फॉन्ट्स के बीच का एक डिजिटल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन था। मतलब एक मशीन का कन्फ्यूजन। और अंततः इस एक तकनीकी खामी ने हमें डिजिटल संरक्षण की नाजुकता, फॉर्मेट ऑब्सोलेसेंस और लिंक रॉट जैसी उन गंभीर समस्याओं तक पहुंचाया जो आज पूरी दुनिया के इतिहासकारों और आर्काइविस्ट्स को परेशान कर रही हैं। हमने भले ही आज इस दस्तावेज से राजस्थान के इतिहास की कोई नई घटना न सीखी हो, लेकिन हमने इस बात पर एक बहुत बड़ा सबक जरूर सीखा है कि हम इतिहास को कैसे सहेजते हैं और उस प्रक्रिया में क्या-क्या गलत हो सकता है। ये सबक भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। निस्संदेह इतिहास को केवल खोजना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से उसके मूल अर्थ के साथ अगली पीढ़ी तक पहुंचाना यही असली चुनौती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर कोई गंभीरता से सोचे तो ये थोड़ा डरावना है। कल्पना कीजिए कि आज से 100, 200 या शायद 500 साल बाद भविष्य की पीढ़ियों के किसी पुरातत्वविद को हमारे वर्तमान समय का कोई सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक दस्तावेज मिले। मान लीजिए उन्होंने हमारे क्लाउड सर्वर्स को किसी तरह खोज निकाला है और वो डेटा किसी वजह से करप्ट हो चुका हो। हाँ, किसी बड़े तकनीकी क्रैश या फॉर्मेट बदलने के कारण हमारे आज के समय का सारा महत्वपूर्ण डेटा, हमारी सारी कहानियां, हमारे सारे संघर्ष, हमारी पूरी सभ्यता का रिकॉर्ड केवल एल्क-एक्सप्रे जैसे अर्थहीन शब्दों में बदल चुका हो, तो वे भविष्य के लोग हमारे आज के समय को कैसे डिकोड करेंगे? क्या हमारा ये संपूर्ण डिजिटल अस्तित्व भविष्य के लिए केवल एक रहस्यमयी फॉन्ट एरर बनकर रह जाएगा? सोचिएगा।